नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जातीय गणना जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया कि अब पूरे देश में जातीय गणना करवाई जाएगी और जो वंचित हैं, जो मूल धारा से पीछे रह गए हैं, उन्हें मूल धारा में जोड़ने की कोशिश होगी। विधानसभा चुनाव के पहले ये ऐलान जो है वो बहुत कुछ मायने रखता है। जो पंडित हैं, राजनीति के विद्वान, वो कह रहे हैं कि भाई अब इस जातीय गणना को लेकर कई मसले खड़े हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ तक बातें अब आ रही है कि जो मंडल कमीशन के वक्त हुआ था, हो सकता है कि इस तरह की बात फिर से दोहराई जाए, क्योंकि सामाजिक असमानता और सामाजिक समरसता जो है वो इस तरह से हावी होने वाला है कि फिर मामला जो है ये फिर जो है अस्थायी रूप से रोक दिया जा सकता है। कई मसले अब सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इससे हमारा फ़ायदा होगा कि कौन कितने जाति वर्ग के हैं, कितनी संख्या किसकी है, उस हिसाब से राजनीति में उन्हें जगह मिलेगी, अन्य जगहों पर भी उन्हें जगह मिलेगी। तो चलिए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने निकले हैं हम। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में हूं और कांग्रेस पार्टी में वरीय नेता आज साथ देंगे इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, अब कई बातें अब सामने आ रही है, जहां अगर एक तरफ कहें कि पूरा देश जो है जातीय गणना के इसमें है कि भाई होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ये जातीय गणना जो है ये हमारा देन है। हमारे नेता बहुत पहले से पदयात्रा भी किए और उस समय से लगातार जो है ये ऐलान कर ही रहे हैं, आगाज़ कर चुके हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये गणना होने के जैसा ही ऐलान होगा कि इसकी तिथि घोषित होगी कि कब से होना है, तो देश में असामंजस्यता जो है वो बढ़ेगी? न, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी शुरुआती दौर से ही, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई की बात हो, उस समय भी जो उनके सेना थे उसमें हर जाति और बिरादरी के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। सत्ता में आने के बाद भी कांग्रेस सामंजस्य बना के रखी और हर बिरादरी के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, संगठन में जगह दी। और अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की सूची देखेंगे तो झलकेगा, उसमें दिखता है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात है, यहाँ भी अगर आप सूची देखेंगे अध्यक्षों का और मुख्यमंत्रियों का, तो उसमें सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता सीधे झलकता है। आज पीड़ा उन लोगों को है जो केवल सामाजिक न्याय का नारा देकर सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात करके सत्ता पर काबिज होने की बात करते हैं। उन लोगों को पीड़ा हो सकती है। कांग्रेस की पक्षधर शुरू से ही रही है और आज भी है। और जहाँ तक जनगणना की बात है, कांग्रेस 2011 से ही इस बात को उठा रही है, लेकिन राहुल जी ने इसको मिशन मोड में लिया और उन्होंने 2023 के अपने भारत जोड़ो यात्रा में जातीय जनगणना पर जोरदार ढंग से अपनी बात को रखा। 2024 के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी उन्होंने जातीय जनगणना को जोरदार ढंग से रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जातीय जनगणना को माने पुरजोर ढंग से हर राज्य में उठाया। विभिन्न राज्यों के चुनाव में भी जातीय जनगणना उनके एजेंडा में प्रमुख रहा। और आज मैं यह मानता हूं कि जातीय जनगणना पर मोदी सरकार बैकफुट पर आई और राहुल जी के बात को मानना पड़ा, झुकना पड़ा। यह कांग्रेस का नैतिक विजय है और भाजपा का नैतिक पतन है। तो ये आखिर जो जिस तरह की बात आ रही है सामने, तो इसका मतलब क्या लगता है आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है या फिर जो आरएसएस के लोग हैं उनके तरफ से ये कहा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा हठ की राजनीति करती है। केवल ये जातीय जनगणना ही इशू नहीं है। आप देखे होंगे किसानों के लिए जो कानून आया था 3 ठो, आज बीजेपी के नेता जिस ढंग से जातीय जनगणना का पक्ष गिना रहे हैं, उसका लाभ गिना रहे हैं, वे भूल गए कि मोदी जी ने कहा था कि जातीय जनगणना जो है अर्बन नक्सलवाद के बराबर है। अनुराग ठाकुर ने कहा था जिसको प्रोन्नति मिलती है इस बात पर इन सालों को गोली मारो, तो राज्यसभा से कैबिनेट मंत्री हो जाते, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जाति को गाली है। नितिन गडकरी जिनको सभी दल के लोग पसंद करते हैं,
संभ्रांत नेता के रूप में गिनती होती है। उन्होंने कहा है कि जो करेगा जाति की बात वो खाएगा लात। इन सारी बातों को उठाकर वो देखें, बैकफुट पर स्टेटमेंट से हो या कानून से हो आने के लिए बीजेपी जो है आदी हो चुकी है, और उसी का एक रूप है जातीय जनगणना पर स्वीकृति देना। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह समय बीजेपी ने क्यों चुना। महत्वपूर्ण बात यहाँ है जी। बैकफुट तो उसको आना ही था, क्योंकि अभी तक राहुल जी जो बातें कहे हैं वह सही निकला है। जैसे आप याद कीजिए कि कोरोना के समय ही राहुल जी ने कहा था, जनवरी में ही, जिस साल कोरोना आया, कि कोरोना महामारी के रूप में आएगी और देश की सरकार उसके लिए सजग नहीं है, सचेत होने की जरूरत है। आया राहुल जी ने जीएसटी के संदर्भ में बोला, सामने आया। नोटबंदी पर राहुल जी ने बोला, सामने आया। ये सारी बातें राहुल जी बोलते गए हैं, वही होते गया है। और राहुल जी के दबाव में कृषि कानून भी, याद कीजिए पार्लियामेंट में राहुल जी ने कहा था कि किसान के कानून को वापस लेना होगा, और जातीय जनगणना के लिए भी हाउस में कहा था, लास्ट हाउस में, कि मैं इसी सदन से और इसी सरकार से, इसी लोकसभा में जातीय जनगणना पास करा के रहूंगा। और मोदी जी को उनके बातों पर आकर झुकना पड़ा, जातीय जनगणना को उन्होंने पास किया। विधानसभा चुनाव है बिहार में, किस तरह का माहौल बन रहा है? टाइमिंग पर मैंने एक बात कहा, जातीय जनगणना अभी के समय में घोषित करने का मोदी जी का दो परिप्रेक्ष्य हो सकता है। पहला कि पहलगाम में जो घटना घटी है उस साइड से लोगों का ध्यान भटकाना। दूसरा कि उन्होंने बिहार के संदर्भ में समझा कि केवल धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करके हम बाजी नहीं मार सकते हैं। और आप देखे होंगे नीतीश जी से 1000 टकराहट होने के बाद भी जाके बीजेपी वहां झुकती है, और इसके बावजूद भी वो देखा कि नहीं, जातीय जनगणना अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा लुटिया गुल हो सकता है। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि जिस चीज के लिए तुम गाली देता था राहुल जी को, कांग्रेस को गाली, राजनीतिक गाली, उसको तुम मानने के लिए आज तैयार हुए हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी राजनीतिक वोट की मजबूरी है, ललसा नहीं है। लेकिन जिस ढंग से घोषणा हुआ है, अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हमारे जननायक राहुल जी ने बात उठाया है कि मुझे भी जुमला लगती है, 15 लाख जैसा जुमला मत साबित हो जाए। उन्होंने अभी तक टाइम फ्रेम कोई नहीं किया है, कब से शुरू करेंगे, कब इसका अंत करेंगे, और इसके बाद जो फाइंडिंग आएगा उस पर कार्यान्वयन किस ढंग से किया जाएगा। क्योंकि राहुल जी ने कहा है कि जातीय जनगणना एक एक्सरे है, और एक्सरे में उन्होंने कहने का तात्पर्य हमको जहां तक लगता है यह है कि किसी भी बिरादरी में, चाहे ओबीसी है, निचले पावदान के लोगों तक लाभ अभी राजनीतिक पहुंचा है कि नहीं, आर्थिक पहुंचा है कि नहीं, सामाजिक पहुंचा है कि नहीं, शैक्षणिक पहुंचा है कि नहीं, यह देखना इस जातीय जनगणना का काम है। और कांग्रेस की मंशा, जहां तक जननायक राहुल जी की मंशा हमको लगता है कि वो निचले पावदान से चाहते हैं कि विकास की किरण वहां से शुरू हो, ताकि गांधी जी का जो सपना था, अंबेडकर जी का जो सपना था कि विकास हम तभी मानेंगे जबकि निचले पावदान तक विकास की किरण पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग सामाजिक न्याय के लोगों को मिलने वाले लाभ को एक क्षितिज तक रोक के रख दिया है, निचले पावदान तक नहीं आने दिया है। यह आने वाले दिन में राहुल जी के जनगणना एक्सरे से निश्चित रूप से निचले पायदान तक पहुंचेगी। चलिए निचले पायदान की बात करते हैं, तो निचले पायदान में किस कास्ट के लोगों को रखते हैं आप? अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जहन में किस पायदान, जो निचले पायदान है, उसमें कौन कौन से कास्ट आ सकते हैं? तो जातीय जनगणना के बाद आपको सारा चीज एक्सरे की तरह आ जाए। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए, जो धुरी है राजनीति, ओबीसी ईबीसी की बात अगर मान लीजिए, तो ओबीसी में केवल 1-2 जातियां तो नहीं है, तो देखना पड़ेगा ना, झलक जाएगा जातीय जनगणना से कि अभी तक ओबीसी का लाभ किन किन लोगों ने उठाया है और किन जातियों पर नहीं पहुंचा है। मान लीजिए कि ओबीसी में अगर 70 जातियां हैं, तो देखना होगा कि 5 ही जाति तक क्यों सिमट कर रह गया, 65 जाति के नीचे तक क्यों नहीं आया। तो अगर निचला पायदान में पहुंचाना होगा तो नीचे से शुरू करना होगा, तब जाके वहां तक पहुंचेगा और सबको न्याय मिल पाएगा, समानता का भाव मिल पाएगा। और निश्चित रूप से जिसकी जितनी आबादी है, भागीदारी उतनी मिलनी चाहिए। और कांग्रेस ने पहल शुरू कर दिया है, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे आने वाले दिन में चुनाव की बात हो, कांग्रेस उसी कास्ट वाइज सर करें हम बात, पायदान की जो बात कर रहे हैं, कास्ट वाइज बात करें तो बिहार में भी ये कहा जा रहा है पिछले 20 वर्षों से कि यहाँ की जो राजनीति है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति की धुरी पर नाचते रहती है। तो अगर हम इनको सबसे निचले पायदान पे रखते हैं, अगर मान के चला जाए, तो क्या उस पायदान पे रहने वाले लोग जो अभी भी
खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कुछ उदाहरण भी हैं हमारे पास, आप अगर समझें तो ठीक है, वरना हम उदाहरण देंगे कि कौन कौन व्यक्ति हैं। अगर राजनीति में ही देखें तो क्या वो व्यक्ति अपना सारा चीज छोड़ेंगे, वो आरक्षण का लाभ छोड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए जो है पहल करेगी। नैतिकता के आधार पर तो उनको छोड़ देना चाहिए। नहीं, नैतिकता नहीं, जिस तरह से ये हो रहा है। मैं आप ही के क्वेश्चन का जवाब दूं, नैतिकता के आधार पर तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक लोग उसी का राजनीति किया है और उसी राजनीति पर यहाँ तक हैं। जी। लेकिन आधार क्या हुआ है कि मनुवादी लोग हमारा विरोध करते हैं। जातीय एक्सरे होने के बाद पता चलेगा उन जाति के उन लोगों को जिनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है कि हमारा विरोध मनुवादी कर रहा है कि हमारे नाम पर राजनीति करने वाले लोग कर रहे हैं। तो उन्हें अगर नैतिकता होगी तो उन्हें देने की बात उन्हें सोचना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट होगा। राहुल जी ने ये दरवाजा खोल दिया है, स्पष्ट देश की जनता करती है। एक्सरे के बाद स्वतः स्पष्ट हो जाएगा, हमें और आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भूखा है वो आवाज उठाएगा। और राहुल जी का मंशा है कि भूखा को अन्न मिले, भूखा को खाना मिले। जो सामाजिक आज तक 70 सालों में सामाजिक न्याय से दूर रहा है, आर्थिक न्याय से दूर रहा है, शैक्षिक न्याय से दूर रहा है, राजनीतिक न्याय से दूर रहा है, उसको न्याय मिले। राहुल जी की मंशा है, ये होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल कांग्रेस के वरीय नेता हैं, बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि भाई अगर ये एक्सरे हो जाता है, एक्सरे करवाती है सरकार निश्चित तिथि तय करके, तो निश्चित तौर पर एक एक्सरे होने के बाद वो सारे लोग सामने आ जाएंगे और जो वंचित हैं, जिन तक वो सारा सरकारी योजनाएं जो हैं, उन सरकार से मिल रहे लाभ जो हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, उन तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे और वो मूल धारा से, विकास के मूल धारा से वो जुड़ सकते हैं और उस धारा में साथ साथ उसके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी हो सकते हैं। एक अहम सवाल जो था वो यही था कि जो मूल धारा से नहीं जुड़ने वाली कास्ट है, अगर हम कहें जाति है, और वो परोक्ष रूप से मूल धारा से भी बहुत आगे है उस कास्ट में, उस पूरे लेवल में, तो क्या वो अपना जो वर्तमान स्थिति है उसे त्यागेंगे उनके लिए जो उन्हीं के कास्ट में सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं? इस पर भी जवाब मिला कि उन्हें नैतिकता के आधार पर वो चीज़ छोड़ना चाहिए और अपने जो पिछड़े हुए भाई हैं उनके लिए आगे खड़ा हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है, परिदृश्य कैसे बदलता है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।